हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश मावी, योर फिजिक्स ट्यूटर। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था। पिछले लेक्चर में, इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने सीखा था रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्लेक्शन, और उसमें से हमने क्या निकाला था, लेटरल शिफ्ट हमने निकाली थी। उसके बाद हमने देखा था एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ क्या होती है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होती है, ये चीज हमने देखी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो पुट द हेडिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। When light goes from denser medium to rarer medium, जब भी लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट पार्शियली रिफ्लेक्ट इट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशन इसकी होती है। क्या कंडीशन, पहली शर्त कह सकते हो आप उसको, कि जो भी लाइट है, जो भी लाइट रेज हमारी है, वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में नहीं, डेंसर से रेयर में। पहली कंडीशन इसकी। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब के थ्रू इसको देखते हैं, सीखते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक ग्लास स्लैब बनाई इस तरीके से। ठीक है, ग्लास स्लैब का ये मीडियम कौन सा आपका, डेंसर। ये बाहर कौन सा आपका, रेयर। मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स जो जहां से मुझे क्या मिले, लाइट मिले। तो जब इस पॉइंट सोर्स से इन ऑल डायरेक्शन लाइट रेज एमिट हो रही होंगी। ठीक है, तो एक लाइट रेज इस पे क्या हो रही है, नॉर्मल भी हो रही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो इस तरीके से हमारी क्रॉस कर रही होगी। ठीक, मान लीजिए हमारी स्ट्रेट लाइन, इस टाइम पे आपका क्या होगा, एंगल जो भी है जीरो हो गया, नॉर्मल इंसिडेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक रे यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट रे की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रे हमने देखा कि यहाँ से इस तरीके से निकली है आपकी, यहाँ पे इस ये आपका क्या आ गया, सरफेस आ गया। यहाँ से लाइट रे मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप, एक नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, तो अब लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जा रही, तो बताओ क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से क्या कर जाती है, अवे में हो जाती है। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा आपका, आई, ये एंगल कौन सा आपका, आर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाता हूं। एंगल आई की वैल्यू मैंने बढ़ाई, एंगल आई की वैल्यू मैंने बढ़ाई इस तरीके से, फिर से नॉर्मल हुआ, ये फिर से रिफ्लेक्ट हो गया हमारे यहाँ से, ये फिर से आर बना हमारा, ये फिर से हमारा आई बना, जो भी। अब हम क्या करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू को हम इस वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं इस तरीके से। अब हमने देखा कि यहाँ पे लाइट इस बाउंड्री के अलॉन्ग होगी है, यानी कि जो सेपरेशन है उससे पास होगी, उस बाउंड्री से पास होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका आर है, ये वाला एंगल आर हो गया नॉर्मल के साथ, और ये एंगल भी आपका क्या होगा, आई होगा। अब मैंने इसकी मैंने वैल्यू थोड़ी और बढ़ाई, इसको नाम भी नहीं देते, इसको कुछ और नाम देंगे, इसकी वैल्यू मैंने और बढ़ाई। अब क्या होगा, ये इसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी इस तरीके से, एंगल आई, ये एंगल। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे, देखिए जब मैंने आई की वैल्यू ली तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो हुआ, फिर से मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई, फिर से रिफ्लेक्शन शो हुआ। अब एक ऐसे एंगल, एक ऐसे पर्टिकुलर वैल्यू के आई पे आपका जो आर है वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का। इस नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो जब आपका आर 90 डिग्री का हो जाएगा जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसको हम नाम देंगे क्रिटिकल एंगल। क्या नाम देंगे उसको, क्रिटिकल एंगल। इसको मान लीजिए ये वाले जो आपका है, इसको नाम दिया हमने क्या, सी, क्रिटिकल एंगल। ये जो एंगल आपका, जिस एंगल पे, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, यहां से नोन से हमारा वैल्यू आर की 90 हो जाए, वो एंगल आपका क्या बनेगा, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और अगर मान लो मैं उससे और ज्यादा बढ़ाता चला जाऊं आई की वैल्यू को, ठीक है, आई की वैल्यू से मैं बढ़ाता गया, देखो यहां से मैंने और बढ़ा दी वैल्यू आई की, तो अब क्या होगा कि ये लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। यहाँ पे आई इक्वल टू आर हो जाएगा। लेकिन ये फिनोमेना होगा कब, जब आपका लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, रेयर से डेंसर में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो
एक पर्टिकुलर एक वैल्यू पे हमारे सी एक जिसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला है उस पे आपका आर क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। और जब आपकी लाइट आपकी अंदर इस मीडियम में टोटली क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या बोला, रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, इंटरनल का मतलब क्या हो रहा है, जिस मीडियम में है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर रही है। टोटल का मतलब क्या, टोटल का मतलब कि बड़ी खास चीज से यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि जितनी एनर्जी के साथ ये लाइट यहाँ से निकली, इस ये वाली जो रे आपकी, उतनी एनर्जी के साथ ये क्या हुई, आपकी बाउंस बैक हुई, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह हम देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिटिकल एंगल क्या होगा मेरा, क्रिटिकल एंगल ध्यान से देखिए, इसमें लिखेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, angle R is always larger than angle I. angle R मतलब रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा किससे बड़ा होता है, एंगल I से, ठीक है। जब लाइट हमारी कहां से जाए, डेंसर से रेयर में जाए। for a particular value of I, angle R is at right angle, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारा R क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, एंड इट इज डिनोटेड बाय C, इट इज डिनोटेड बाय C। ये हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी देख लीजिए हमारा, ठीक है। देखिए व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लार्जर देन critical angle and ray is moving from denser medium to rarer medium, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल से, और जब रे हमारे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगी, देन लाइट रे रिफ्लेक्ट्स internally in the same medium. This phenomenon is known as total internal रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए इनको। जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो लाइट रेज उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें एक चीज देखिए कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके पास एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। जिस एनर्जी के साथ ये आई, उसी एनर्जी के साथ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और यहाँ पे देखिए दोनों फिनोमेना हो रहे हैं इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, हमारे क्या हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिनोमेना। कौन कौन सा, हमारा रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसकी कुछ कंडीशन, एक चीज और हम देख लेते हैं, ठीक है, नोट करिए और अपने।
जब भी इस फिनोमेनन देखेंगे तो हमारा जो एंगल आई होगा, जब भी वो सी से छोटा होगा, एंगल सी से छोटा होगा, अगर हमारा आई सी से छोटा है तो वो जो फिनोमेना बनेगा हमारा यहाँ पे, अगर आई हमारा सी से छोटा है तो ये बनेगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर मेरा आई इक्वल टू सी हो जाए तो वो फिनोमेना बनेगा मेरा, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग एमर्जेंस। और थर्ड वन बनेगा अगर आई मेरा ग्रेटर देन सी हो जाए तो इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर आई मेरा किससे बड़ा हो जाए, सी से, ये वाला आई सी से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई मेरा सी के तो ग्रेजिंग एमर्जेंस, आई लेस देन सी है तो हमारा क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। अब एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन रिलेशन ऑफ सी विद म्यू। सी का रिलेशन देख लेते हैं म्यू के साथ, ठीक है। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सी क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो साइन आई हमारा क्या हो गया, साइन आई हमारा किसके हो गया, क्रिटिकल एंगल के, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, साइन सी। और साइन आर कितना हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का, यहाँ पे साइन 90 लिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू 1, ओ सॉरी ग्लास, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे मानिए, एयर या रेयर डेंसर मानिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डेंसर न्यू आर, ठीक है। तो साइन 90 तो 1 होता है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू म्यू आर डी, यहां लिख सकते हो साइन 90 इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं क्या कहूं, रिवर्सिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो म्यू डी आर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर तो क्या बनेगा, 1 अपॉन में साइन सी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। यानी कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल उतना ही छोटा होगा, और अगर किसी का क्रिटिकल एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होता है। आप समझ रहे हो, आपको क्या कहा कि जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल। जैसे हम देख लेते हैं, अगर किसी की बात करें, वैसे वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल एंगल वो कितना हो जाएगा, इसका क्रिटिकल एंगल होता है 48.75। अगर हम ग्लास की बात कर लें तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्रिटिकल एंगल बनेगा वो बनेगा 41.19, ठीक है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा होता है 2.42, इसका क्रिटिकल एंगल इतना ही कम हो जाएगा 24.41 समथिंग, ठीक है। तो ये देख लो, यहां से रिलेशन से अपने आप देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्रिटिकल एंगल ज्यादा, इनवर्सली का रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्रिटिकल, ठीक है। तो ये चीज नोट करने की, नोट करिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ये हमारा वाटर के साथ हमारी चीज होती है, ठीक है। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसको, ओके। तो इसके इसके बहुत बड़े, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं हमारे, जैसे कि हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, मिराज बहुत ज्यादा फेम पॉपुलर है, ये इंपॉर्टेंट भी है। मिराज आपने सुना भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा मिराज के बारे में, ठीक है। तो मिराज में क्या होता है, मिराज में क्या होता है कि आप लोगों ने केवल नोटिस किया होगा, फील किया होगा कि जब भी आप कभी रोड पे निकलते हो गर्मियों के दिनों में तो आपको ऐसा लगता है सामने पानी है, ठीक है। या आप डेजर्ट में चले जाओ रेगिस्तान में तो वहां भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी क्या है, पानी है, जबकि वहां पे कुछ ऐसा होता नहीं है। आप जैसे जैसे आगे चलते हो आपको कुछ नहीं मिलता। तो ये सब क्या है, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसमें होता है। कैसे होता है देख लीजिए, मान लीजिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरीके से। तो हमें पता कैसे चलता, पानी हमें
पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे पानी है? ठीक है, हमें लगता क्यों है कि पानी है? एक्चुअली पानी क्या है, ये हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा कि अगर फर्श पे भी पानी पड़ा हुआ है तो आपको नजर नहीं आता। कब तक? जब तक उसमें कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी, है ना। जैसे कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी, मान लो आपको छत दिखाई दिया, उसमें कुछ और नजर आया तो आपको नजर आ जाएगा पानी। अगर नहीं रिफ्लेक्ट करी तो आपको पता नहीं लगेगा। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको पता लगता है। मान लीजिए ये रोड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है गर्मियों के दिनों में, मान लीजिए जो फेमस है, हम जिसकी वजह से देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई पेड़ वगैरह हम इसको देखते हैं इससे, तो ये जो रोड है गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो ये इसका जो डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये कैसा मीडियम बन जाता है आपका, रेयर, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाते तो ऊपर वाली जो एयर हो क्या कोल्ड, तो हमारा क्या बन जाता है ऊपर, डेंसर, ठीक है, डेंसर से रेयर। और मान लीजिए यहां से खड़ा होकर कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, कोई बंदा देख रहा है इसको, तो इसको यहां भी नजर आएगा। कैसे नजर आएगा? देखिए कि यहाँ पे लेयर है जो इस तरीके से लेयर है, हॉट लेयर है, फिर ये हॉट लेयर है, ये हॉट लेयर है यहाँ पे, ठीक है, लेयर है, ऊपर कोल्ड होती चली जा रही है। यानी कि हर एक पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, बदलता जा रहा है, ठीक है, बदलता जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से सन से लाइट रेज है, ये पेड़ कब दिखेगा, जब ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ अपनी कोई लाइट एमिट कर रहा है, नहीं, ये कब दिखेगा, जब किसी इस पे सन की इस पे लाइट पड़ेगी, तब ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तभी आप इसको देख पाओगे। तो क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ से सन से लाइट रेज पे गई इस तरीके से, इस पेड़ ने इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट किया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस मीडियम में चेंज होगी ये, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में। कंडीशन हम बता चुके हैं कि डेंसर से रेयर में आनी चाहिए लाइट रे। तो जब डेंसर से रेयर में जा रही है इस तरीके से, तो ये क्या करेगी, इससे नॉर्मल से क्या होगी, अवे होगी, दूर होगी, ठीक है, फिर ये दूर होगी, इस तरीके से यहाँ पे भी कोई नॉर्मल होगा, फिर से दूर होगी, हर एक पॉइंट पे क्या होती चली जाएगी, दूर। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका जो क्रिटिकल एंगल है, जो हमारा आई है, सॉरी इंसिडेंस एंगल है, वो इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और उसी पॉइंट पे ये क्या कर जाएगा, इस तरीके से उसी मीडियम में वापस घूम जाएगी, और यहां से कोई इसको देख सकता है, ऐसे जाएगी। अब वो समझ रहे क्या था हमने, सन से लाइट इस पे गई, इसने किया डिफरेंट मीडियम से, ये क्या होती चलेगी आपकी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती चलेगी। एक पॉइंट ऐसा है जब आपका आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ये उसी मीडियम में बाउंस बैक करेगी। और हमें पता है कि अब ये जो बंदा इस रे को क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, तो क्या करेगा, इसको ये देखेगा कि इसको तो लगता है कि लाइट हमें से कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके आ रही है, तो क्या देखेगा, ये इसको पीछे की तरफ मिलाएगा, देखेगा इसको, इसकी इमेज यहाँ, तो इसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे, तो हमें कोई भी पानी का मतलब क्या, पानी से मतलब क्या, रिफ्लेक्शन, चमक। जब तक कोई चीज चमकती नहीं है, हमें दिखती नहीं है, ठीक है ना, चमक। तो इसको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई चीज हमारी, तो ये मिराज है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हमारा क्या होता है, फिनोमेना, उसी पे वर्क करता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी यही होता है, डायमंड की स्पार्कलिंग भी इसी में होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी बाहर के फेसेस उनको इस तरीके से कट किया जाता है कि बाहर से अगर कोई लाइट आई है तो बार बार अंदर ही क्या होती रहती है, वो घूमती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे, हमने पढ़ लिया। अब इसी के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके बहुत बड़ी चीज मार्केट में है और लोग उसको यूज भी करते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसको हम पढ़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन थ्रेड ऑफ ग्लास इनसाइड ए प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। तो एक बहुत ही पतले थ्रेड टाइप में हमारे क्या होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ग्लास के बने होते हैं। एंड ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को कैरी करने के यूज में किए जाते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर ग्लास के बने होते हैं, और ग्लास हमें किससे मिलता है, सिलिका से, ठीक है, सिलिका से। और सिलिका किससे मिलता है, रेत से। तो उसके हिसाब से बड़े सस्ते होने चाहिए चीजें, शीशा वाले सस्ते होने चाहिए, लेकिन क्या है, सस्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में जो टेक्निक्स वगैरह यूज होती है वो बड़ी कॉस्टली पड़ती है। तो हम इसको देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से काम करता है। अब थिन थ्रेड है, अब थिन थ्रेड को तो हम दिखा नहीं सकते इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं कि मान लीजिए मैंने इसको ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे दिखा दिया, ठीक है।
ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। और एक इसको दिखा दी प्रोटेक्टिव कोटिंग जिसके अंदर ये है हमारा। तो क्या होगा कि जो इसका अंदर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है, और जो बाहर वाला इसको बोलते हैं क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू क्लैडिंग ज्यादा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इस एरो के साथ मतलब क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ये कैसा मीडियम होगा हमारा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा, ठीक है। और ये जो इसका जो हमने लिया ग्लास, और हम पढ़ चुके हैं अभी क्लास में अपने में कि ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका कितना होता है 1.5, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है कितना होता है 41.19। तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना, टीआईएफ फिनोमेना कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल की लाइट को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टेड करना पड़ेगा। तो मान ली मैंने इसके वन एंड से लाइट को डायरेक्टेड कराया, यहाँ पे नॉर्मल बना, तो जो एंगल होगा ये आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। जैसे ज्यादा होगा तो ये क्या कर जाएगी, इसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी हमारी। और इट अंडरगोज रिपीटेड टीआईआर, इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर के जो भी लेंथ है उसकी, एंड कम्स आउट एट द अदर एंड, और दूसरे एंड से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है इस तरीके से। क्योंकि यहाँ भी देखिए आपको यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा, तो जिस एंगल के साथ आ रही है वो भी यहाँ पे से इस तरीके से क्या हो जाएगा, इवन। अगर मान लो मैं इसकी लेंथ थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे दिखा दीजिए आप इसको। तो ये क्या करेंगे आपके यहाँ से, इसमें क्या फिनोमेना होता रहेगा आपका, और लाइट आपकी एक एंड से गई दूसरी एंड से निकल जाएगी, ठीक है। इसमें सेम इंटेंसिटी की लाइट निकलती है, यहाँ पे कोई लाइट की एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऑप्टिकल फाइबर, दे आर यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द फिनोमेनन ऑफ टीआईआर। टीआईआर मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम और लिख सकते हैं यहाँ पे, दे आर स्मॉल इन साइज, फ्लेक्सिबल एंड लाइट इन वेट। फ्लेक्सिबल होते हैं, साइज बहुत स्मॉल होता है और वजन भी बहुत कम होता है। हम आगे कर सकते हैं, they have greater information carrying capacities than metallic wire। मेटेलिक वायर से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करने की इनके पास क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। हम यहाँ कह सकते हैं लेस पावर कंजप्शन, लेस पावर कंजप्शन। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पे लेस सिग्नल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इसको यूज करने में ना तो ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ना सिग्नल यहाँ पे क्या होते हैं आपके डिग्रेड होते हैं। ज्यादा दूर तक हम इनको क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। याद रखिए इसमें लाइट ट्रेवल कर रही है ना कि करंट, ठीक है। और जब लाइट ट्रेवल कर रही है, करंट ट्रेवल नहीं कर रही, तो एक जो करंट के थ्रू जो हमारा डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा कि क्या, जब किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उसकी भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दीज ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जो किस पे काम करता है आपका, टीआईआर पे, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। अब तक हमने प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन देखा था। प्लेन सरफेस मतलब कि जैसे कोई भी
ग्लास स्लैब से हमने देखा था, ठीक है, और हमने अपरेंट डेप्थ हमने देखा था, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा था किसके उसमें हो रहा था, आपका प्लेन सरफेस में। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, कर्व सरफेस से। कर्व सरफेस या स्फेरिकल सरफेस कहते हैं। तो हमें पता है स्फेरिकल सरफेस का कहां से मिलते हैं, हमने कोई स्फीयर को इस तरीके से कट किया तो हमें स्फेरिकल सरफेस मिल जाता है इस तरीके से। तो इन सरफेसेस के थ्रू हम क्या देखने वाले हैं, रिफ्लेक्शन। तो हम कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस लेंगे उसके थ्रू रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं स्फेरिकल सरफेस पे, इसका बेसिक मतलब क्या है, ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है कि जो भी हम u v and r, u v मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, r सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इनका जो रिलेशनशिप बनेगा, इनका जो रिलेशन बनेगा किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ये वो फार्मूला जनरेट करके देगा हमें। तो हम एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, आपका कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट, यहाँ से एक एक्सिस जाएगी आपकी, इसको हम बोलेंगे पोल, ठीक है। ये आपका मीडियम 1 है, इसको मान लीजिए हमने रेयर मीडियम माना है। ये आपका मीडियम 2 है, इसको हमने डेंसर मीडियम माना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है कहीं, तो ये इसका क्या है, पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट, ये ऑब्जेक्ट जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो लाइट यहाँ से निकली एक इस तरीके से इस सरफेस पर, ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एक नॉर्मल बनाएंगे। लेकिन हमें पता है कि जब भी कर्व सरफेस से हम नॉर्मल लेते हैं तो कहाँ से आता है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ से हमने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल यहाँ से। अब लाइट को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, बट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये क्या कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अभी कितना भी टुवर्ड्स कितना, अब कितना बेंड करेगी, इतना बेंड करेगी, इतना बेंड करेगी, हमें नहीं पता। मान लो मैंने कहता हूँ थोड़ा बेंड करी, तो यहाँ पे आपकी रह जाएगी, और अगर यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी आपकी, कहीं बन सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से लेते हैं कि बेंड करने के बाद ये जो राइट रे है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिलती है, यहाँ पे क्या बन जाएगी अपनी इमेज, ताकि हमें फॉर्मूला ड्राइव करने में थोड़ी इजीनेस हो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। देखिए दो रेज, हमें पता है कि जब भी कभी इमेज चाहिए तो हमें 2 रेज होनी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज निकली इस तरीके से, एक तो सेंटर से निकल गई, सेंटर से हमें पता है कि जब भी सेंटर से निकलती है पोल या ऑप्टिकल सेंटर से, तो लाइट हमारी बिना रिफ्लेक्ट किए स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन में निकल गई और यहाँ से ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। ये आपका इस तरीके से निकलेगा। अगर एक नेमिंग करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पोल से क्या बनता है हमारा u, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r, एंड इमेज डिस्टेंस हमारी क्या बन जाएगी b। ये नॉर्मल के साथ एंगल यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एंगल I, इंसिडेंस एंगल, ये हमारा r बनेगा रिफ्लेक्शन एंगल। आप इसको नाम दीजिए, मान लीजिए अल्फा, इसको नाम दीजिए बीटा, इसको नाम दीजिए गामा। यहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करिए एंड इसको नाम दीजिए कुछ, ठीक है। तो ये डायग्राम हमें समझ में आना चाहिए। इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कैसे हो सकता है। ये आपका कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो सकता है, कोई ग्लास स्लैब हो सकती है या ट्रांसपेरेंट मीडियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका लेकिन उसका एक सरफेस कैसा, कर्व, उसके थ्रू हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है और साइन कन्वेंशन हम देखें तो क्या होता है कि हम सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, और जो भी इन द डायरेक्शन ऑफ रे हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या होती है, सारी चीजें नेगेटिव। ये डायग्राम है, इससे आप प्रूव करिए। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशंस की जरूरत पड़ती है। वो हमारे अजम्पशन क्या होंगे देख लेते हैं। पहला, फॉर ऑल स्मॉल एंगल, जितने भी स्मॉल एंगल आपके, हमें पता है कि जब भी थीटा आपका स्मॉल होता है तो हम क्या मान लेते हैं, तो जैसे साइन थीटा तो हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन आई। टेन थीटा को हम क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। इसी तरीके से दूसरा अजम्पशन हमारा क्या होगा कि जो हमारा मीडियम 1 है इसको हमने माना रेयर, और जो मीडियम 2 है हमारा इसको हमने माना डेंसर, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है। थर्ड अजम्पशन हमारा क्या बनेगा कि जो आपका P और N है ये वेरी क्लोज है, P and N आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एंड फोर्थ वन कि जो एंगल आपके अल्फा बीटा एंड गामा ये भी बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इस ये अजम्पशन हमको लेके चलने हैं, तभी हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन में देखा स्नेल्स लॉ,
स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ ले, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin i अपॉन में sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब sin i sin r, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बनेगा, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 2 1, मीडियम 2 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि sin i अपॉन में sin r इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। पहला असम्पशन देखिए, हमने कहा कि sin i को स्मॉल एंगल को हम i मान के चलेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ i और sin r को r μ2 अपॉन में μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, इसको नाम दीजिए एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एंगल्स को लेकर। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेते हैं यहाँ से, इन ट्राइंगल OQC, इन ट्राइंगल OQC, देखिए OQC में, इस ट्राइंगल OQC में हमारा जो I है वो कैसा है आपका, एक्सटर्नल एंगल, I इज एक्सटर्नल एंगल, तो I हमारा एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो I हमारा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राइंगल QCI, इन ट्राइंगल QCI। अब QCI में गामा आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो यार गामा इज एक्सटर्नल एंगल, तो गामा किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, और अगर R को सब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास I की वैल्यू आ गई, हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, I और R की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें, वी गेट, क्या मिलेगा, μ1i, μ1i, I की वैल्यू क्या हमारे पास, अल्फा प्लस गामा, एंड μ2r, r क्या आपके पास यहाँ से गामा माइनस बीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अंदर मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा यहाँ पे, μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि इस गामा को हम इस साइड ले जाते हैं, गामा गामा टर्म एक साइड कर देते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा μ1 अल्फा प्लस, इसको इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा μ2 बीटा इक्वल टू μ2 गामा माइनस का μ1 गामा, ठीक है। इसमें से गामा कॉमन लीजिए, μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इक्वल टू गामा μ2 माइनस μ1, ठीक है, ओके। तो अब देखिए जो हमारा अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल बड़े स्मॉल हम यहाँ पे लेके चले, अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा स्मॉल को हम इसके किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, tan थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए μ1 अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम, tan अल्फा प्लस μ2 बीटा को tan बीटा इसका टू गामा को क्या लिख सकते हैं हम, tan गामा एन μ2 माइनस μ1, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए इसमें tan अल्फा जो हमारा है, tan अल्फा कहां पे है, tan अल्फा ये रहा tan अल्फा, tan थीटा किसके इक्वल होता है आपका, बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan बी अल्फा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ट्रायंगल जो आपका अल्फा बना रहा है ये हो जाएगा आपका OQN में, तो परपेंडिकुलर क्या होगा QN, और बेस कितना हो जाएगा ON, तो हम यहां से लिख सकते हैं μ1 परपेंडिकुलर कितना आपके पास QN अपॉन में ON प्लस में μ2 tan बीटा, here is tan बीटा, इस ट्रायंगल को लेंगे हम QNI, QN क्या आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, NI क्या यहाँ पे बेस, तो फिर से हमारे पास QN अपॉन में NI इज इक्वल tan गामा
ट्रायंगल QNC, परपेंडिकुलर QN एंड बेस NC, तो tan गामा आपका यहां से हो जाएगा कहां गया QN अपॉन में NC, QN अपॉन में NC एंड μ2 माइनस का μ1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए Q1 हमारा तीनों में कॉमन है, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा μ1 अपॉन में ON प्लस μ2 अपॉन में NI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में NC। अब इनकी वैल्यूज को, इनके साइन विद प्रॉपर साइन हम की वैल्यूज को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ON क्या हमारा यहाँ से ON, अब देखिए ON हमने कहा कि P and N आर वेरी क्लोज, हमने रिलेशन पहले ही माना था, तो हम O से N को क्या मान लेते, क्लोज मान लेते हैं, तो O से N यानी कि O से P हमारा क्या है U है, तो ON हमारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर साइन के साथ इसको यूज करने वाले, प्रॉपर साइन। अब देखिए रे इधर जा रही है, पॉजिटिव इधर नहीं, तो इसके अपोजिट वाली क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि μ1 अपॉन में ON को क्या लिख सकते हैं माइनस का U प्लस में μ2 NI यानी कि PI, इस वैल्यू V की, तो पॉजिटिव का V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में NC मतलब R पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले को हम इधर करें तो हमारा हो जाएगा μ2 अपॉन में V माइनस का μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। तो जब भी कभी हमें स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन करना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मेट को देख लीजिए पूरा, इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस निकालने वाले। कोई भी न्यूमेरिकल आपका बनता है तो इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के बेस में निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो चीज और देखते हैं फिर से, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने इस कर्व सरफेस को, ये आपने कहा कि सर आपने इस तरीके से ले लिया, अगर क्या हो हमारा कर्व सरफेस इस तरीके से हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा कर्व सरफेस ये है तो हम यहीं से निकालेंगे, सेम वही रहेगा, पोल रहेगा आपका, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा रे, तो ये इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। मीडियम तो चेंज हो ही रहा है, तो रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो अब नॉर्मल कहां से बनाएंगे, आप सी से बनाओगे नॉर्मल, इस तरीके से नॉर्मल, तो ये क्या करेगा, इसकी बेंड टुवर्ड्स बेंड होगा, तो इस तरीके से। अब यहाँ से बैक ट्रैक करें तो इमेज आपकी यहाँ बन जाएगी आई, फिर से आप दोगे कि ये आपका आर है, ये आपका वी है, ये आपका यू है, मेथड वही रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा आपका। आप जब सारी चीजें अप्लाई करोगे तो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आएगा बिल्कुल सेम निकल के आएगा, u2 अपॉन v माइनस u1 अपॉन v इक्वल टू u2 माइनस v1 अपॉन में r, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते। एक चीज हो, अगर मान लो हम कहें कि सर हम मीडियम चेंज कर दें, कि आपने जो मीडियम 1 लिया, रेयर लिया, आपने मीडियम 2 डेंसर लिया है, अगर हम मीडियम 1 को डेंसर कर दें, मीडियम 2 को हम रेयर कर दें, तो क्या होगा, मीडियम के बदल जाने से ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा। बस क्या हो जाएगा, इफ वी चेंज द मीडियम, अगर मीडियम को चेंज कर दें तो μ2 की जगह क्या आ जाएगा, μ1 अपॉन में v माइनस μ1 की जगह आ जाएगा μ2 अपॉन में u एंड μ1 माइनस u2 अपॉन में r। ये फॉर्मूले में हमारा चीज, ठीक है। तो ये हमारा था रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया आपको, ठीक है। एंड फॉर टुडे, आज के लिए बहुत है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।